अब की बात वेदांता आईएएस के साथ में फिर से इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार आर्थिक क्राइसिस से जूझ रहे श्रीलंका को नए राष्ट्रपति के रूप में अनुरा कुमारा दिसानायके के रूप में नया राष्ट्रपति मिल ही चुका है। सामान्य तौर पर श्रीलंका की राजनीति ऐसे रेडिकलिस्ट लोगों के हाथों में इतिहास में पहली बार गई है और इसके कारण दिसानायके के ऊपर कई प्रकार के आरोप भी लगे हैं। सामान्य तौर पर इन आरोपों का कई बार जवाब देते हुए दिसानायके ने कहा कि किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक पार्टी पर अतिवादी या रेडिकलिस्ट होने के आरोप जो है या इस प्रकार का लेबल एक गलत धारणा पैदा करते हैं। सामान्य तौर पर मीडिया में इस प्रकार का अपप्रचार किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। इस रुख से दिसानायके की सुलझी हुई राजनीतिक व्यक्तित्व की पहचान यहाँ जरूर मिलती है, लेकिन श्रीलंका के चुनावों और रेडिकलिस्ट लोगों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण ये दिखाता है कि एक दूसरे की गलतियों का आरोप प्रत्यारोप करके आप लंबे समय तक राजनीति को नहीं चला सकते। यही इस घटना से देखा जा रहा है। कोलंबो से दिसानायके अपने जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी के अर्थात जेवीपी के सांसद के रूप में चुने गए। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि 2019-20 के चुनावों में मात्र 3% वोट प्राप्त करने वाली, जिनको 3% पार्टी कहा जाता था, चिढ़ाते हुए वही पार्टी मात्र 4 सालों के अंदर सत्ता के उस परमोच्च शिखर पर आसीन हो जाती है और रेडिकलिस्ट नाम का ठप्पा लगा हुआ बहुत ही युवा नेता वर्तमान में श्रीलंका की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्तमान में श्रीलंका की जो सरकार सत्ता में आई है उससे भारत को थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की जेवीपी पार्टी का झुकाव हमेशा प्रो चाइना नीतियों के समर्थक के रूप में देखा जाता है। यही श्रीलंका के और भारत के कुछ राजनीतिक तथा जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति का बैकग्राउंड क्या है, उनका जेवीपी पार्टी का अब तक का एजेंडा क्या था, कैसे इस पार्टी का निर्माण 1980 के डिकेड में हुआ, इनके आरंभिक राजनीति का एजेंडा क्या था और हिंसा में ये लोग किस तरीके से भरोसा रखकर अभी श्रीलंका की सर्वोच्च पार्टी या सत्ताधारी पार्टी के रूप में अस्तित्व में आए हैं। जानते हैं इस पूरे एपिसोड में आज के एजेंडे में। हेलो एंड वेलकम टू वेदांता जूनियर आईएएस और मैं भूषण भूसारी आपका फिर से इस सप्ताहांत एपिसोड में स्वागत कर रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिसानायके के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने को लेकर एक्स पर बधाई संदेश दिया है और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के आधार पर भारत श्रीलंका के संबंधों को नई ऊंचाई तक लेकर जाने की आशा को अभिव्यक्त किया है। वहीं दिसानायके ने भी रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन देकर भारत और श्रीलंका के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास करते रहने की बात कही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार और जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि श्रीलंका में मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोगों के हाथों में सत्ता का संकेंद्रण भारत के लिए एक खतरा दक्षिण एशिया की राजनीति में साबित हो सकता है। ऐसा मानने के पीछे उनके तर्क ये है कि दिसानायके की जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी की स्थापना ही 1980 के दशक में भारत विरोध, तमिल विरोध और सिंहली राष्ट्रवाद के समर्थन पर हुई थी। 1980 के दशक में इसके संस्थापक रोहाना विजयवीरा ने श्रीलंका को
भारत से सतर्क रहते हुए श्रीलंका के हितों के खिलाफ भारत को बताया था और पिछले 20 सालों में या 2 दशकों में श्रीलंका की जनता में ऐसा भारत विरोधी समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की थी। ये संदेह का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है कि मार्क्सिस्ट विचारधारा में पले बढ़े दिसानायके को पूंजीवाद का विरोधी माना जाता है। चुनाव जीतने पर अदानी की 450 मेगावाट की विंड पावर प्रोजेक्ट को खत्म कर देने की बात अपने घोषणा पत्र में दिसानायके ने की है और उन्होंने श्रीलंका के साथ अदानी के इस एग्रीमेंट को करप्ट और श्रीलंका के हितों के विरुद्ध बताया था। इस बात को लेकर भी दिसानायके के ऊपर पूंजीवाद विरोधी होने का ठप्पा लगाया जाता है, लेकिन दिसानायके ने इस बारे में द हिंदू से बात करते हुए इन आशंकाओं को भी झूठ बताने की कोशिश की है। इसके अलावा 1987 के इंडो श्रीलंका जो एग्रीमेंट हुआ था कि JR विजयवर्धने तथा राजीव गांधी के बीच में, इस समझौते का विरोध भी JVP पार्टी करती है। ये भी एक आशंका का कारण है। दूसरा, अतिवादी वामपंथ की पृष्ठभूमि और परिवारवाद के घोर विरोधी होने के आरोप भी दिसानायके और उनकी पार्टी पर लगे हैं। तो परिवारवाद का घोर विरोध करना लोकतांत्रिक शासन में, लोकतांत्रिक सरकारों में कोई नई बात नहीं है और विचारों की स्वतंत्रता की आज़ादी हर एक देश में संविधान वहाँ के नेताओं को, वहाँ की राजनीति को और वहाँ के लोगों को देता है। तो ये भी आशंका का जो आधार है थोड़ा कमज़ोर प्रकार का बताया जा सकता है। इसके अलावा कई कारण यहाँ पर दिखाए और बताए जा सकते हैं, लेकिन मूल विषय ये है कि 55 वर्षीय दिसानायके ने प्रसिद्ध राजघराने या राजनीतिक घरानों के नुमाइंदों को हराकर अपनी जीत को मजबूती प्रदान की है, जिसमें वर्तमान के राष्ट्रपति रणल विक्रमसिंघे है, जिन्हें मात्र 17% वोट पर संतुष्टि माननी पड़ी, जबकि भूतपूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षा के बेटे मनमल राजपक्षे को केवल 3% ही वोट मिले। ये किसी राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक इतिहास में उपलब्धि मानी जा सकती है। निश्चित तौर पर दिसानायके एक मैजिकल नेता या चरिस्मेटिक नेता के रूप में श्रीलंका की राजनीति में उभर कर सामने आए हैं। विश्व राजनीति का तकाजा ये है कि ऐसे युवा नेता की सामर्थ्यता और क्षमताओं का पूरा लाभ उठाए। दूसरा, दिसानायके की जीत से श्रीलंका की इस प्रकार से राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव या परिवर्तन तथा विकास हुआ है, क्योंकि 2022 में श्रीलंका बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरा और अब भी गुजर रहा है। सामान्य तौर पर दिसानायके पर भारत विरोधी होने का जो दावा ठप्पा लगा हुआ है, दिसानायके ने अपने ट्वीट में ये भी लिखने की कोशिश की है कि भारत हमेशा उनका मददगार सिद्ध हुआ है। जब 2022 में आर्थिक संकट से श्रीलंका गुजर रहा था, तब भारत ने 4.5 मिलियन US$ की मदद देने वाला हम पहला देश थे, जब श्रीलंका इस तरीके से आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसी आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका के लोगों के मन में परंपरागत राजनीति का और परिवारवादी राजनीति के प्रति जो एक प्रक्षोभक उद्रेकी मानसिकता का विकास हुआ, उसी के कारण गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए उन्हें देश निकाला करना पड़ा और श्रीलंका की जनता ने पूरी तरीके से गोटाबाया राजपक्षे को हटाकर श्रीलंका में तख्ता पलट कर दिया था। ठीक उसी प्रकार जैसा कि हाल ही में बांग्लादेश में देखने को मिलता है, लेकिन श्रीलंका की सिविल सोसाइटी ने अपने देश को अराजकतावादी हाथों में नहीं जाने दिया। ये अंतर यहाँ जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ये लगता है कि श्रीलंका की राजनीति में परिवर्तन होने पर
लेकिन वहाँ की जनता राजनीतिक रूप से पूरी तरह सक्रिय तथा परिपक्व है, क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए कट्टर समर्थकों को नहीं चुना। एक अलग आइडियोलॉजी को भले ही चुना हो, लेकिन लोकतंत्र का और श्रीलंका की जनता का समर्थन प्राप्त होने के कारण भले ही दिसानायके की पृष्ठभूमि मार्क्सिस्ट रही हो, परंतु उन्हें अपनी विचारधारा को ज़मीनी स्तर पर एज इट इज स्ट्रक्चर में एस्टैब्लिश करने के लिए किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता श्रीलंका की जनता यहाँ नहीं दे सकती। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। एज एन एस्पिरेंट हम जब क्रिटिकल अप्रिसिएशन इसका करेंगे, क्रिटिकल एग्जामिन करेंगे, तो इन बातों को हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति दिसानायके अपनी प्रो चाइना लीनिंग आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात विदेशी जानकार इस संदर्भ में कहते हैं कि दिसानायके की आइडियोलॉजी चीन या प्रो चाइना यहाँ पर कही गई हैं। ये भी एक शंका का कारण बताया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि श्रीलंका में सत्तांतरण भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन दिसानायके का चीनी आइडियोलॉजी का समर्थक होना और बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दक्षिण एशिया की राजनीति पर चीन की नज़रें गड़ाए रखना और यहाँ के द्वीपीय रास्तों तथा हिंद महासागर के जितने भी छोटे छोटे रास्ते हैं वहाँ BRI के माध्यम से भारी इन्वेस्टमेंट करना और भारत के हितों को यहाँ संकुचित करने का जो कई दिनों से, कई सालों से प्रयास चल रहा है, उसके प्रति विश्व राजनीति के जानकार आशंकित है और भारत को भी इस बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। भारत के हितों पर यहाँ कुठाराघात दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो असली मुद्दा ये है इस पूरे घटनाक्रम का कि चीन की सक्रियता BRI के माध्यम से हिंद महासागर की राजनीति को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकती है। भारत के हितों का यहाँ संकुचन हो सकता है, इसको संकुचित नहीं होने दिया जाएगा। ये कमिटमेंट दिसानायके का जो आया है, इससे आशाएं पुनर्पल्लवित हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों ने जिन आशंकाओं को अभिव्यक्त किया था, उन बातों में बहुत कम दम दिखाई देता है। हमें यहाँ याद दिलाने की आवश्यकता है कि दिसानायके ने इसी साल फरवरी में भारत का दौरा भी किया था, जब उन्हें भारत सरकार से निमंत्रण मिला था। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा NSA डोभाल से भी बात की थी। कई समझौते और दक्षिण एशिया तथा भारत श्रीलंका में मिलकर काम करने की और कई समस्याओं को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने पर भी कमिटेड वक्तव्य दिए गए थे। तो यहाँ पर भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। याद रखना आवश्यक है कि श्रीलंका एक इम्पोर्ट इकोनॉमी है और दूसरा दक्षिण एशिया की और हिंद महासागर की राजनीति में जियोपॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन श्रीलंका यहाँ रखता है। इसलिए स्वाभाविक है कि श्रीलंका की राजनीति एक संतुलनकारी दिशा में आगे बढ़े, ताकि चीन और भारत के समान हितों का संरक्षण दक्षिण एशिया की राजनीति में होता रहे और इस प्रकार का झुकाव दोनों राष्ट्रों के बीच में टकराव का कारण कभी ना बने, क्योंकि दोनों देशों का अगर हितों का टकराव होता है तो श्रीलंका भी यहाँ साबुत नहीं बच सकता। ये बात दिसानायके को बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसलिए विदेशी जानकारों की जो आशंका है उस पर थोड़े प्रश्न चिन्ह कई मामलों में लग सकते हैं। कुल मिलाकर दिसानायके के रूप में थोड़ा सा ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उससे भविष्य की मजबूत भारत श्रीलंका संबंधों की श्रृंखला के प्रतिस्थापना का एक महत्वपूर्ण भविष्य प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर श्रीलंका ने IMF को जिन शर्तों पर बहुत व्यापक कर्जा दिया हुआ है, उससे निकट भविष्य में श्रीलंका बहुत जल्दी निकलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए श्रीलंका की भी आर्थिक मजबूरियां और आर्थिक संकट ये दर्शा रहा है कि चीन और भारत के साथ फिलहाल श्रीलंका किसी भी स्तर पर उनके रिश्ते विवादित हो जाए और दोनों में से कोई एक देश श्रीलंका के मदद के लिए या सहायता न करे, तो ये
श्रीलंका के लिए वर्तमान में प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसलिए श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का दायित्व ये है कि चीन और भारत के आर्थिक या सभी प्रकार के हितों को सुरक्षित रखे और अपनी आर्थिक समस्या को इसमें से और श्रीलंका की संपूर्ण जनता को निकालने का प्रयास करे। तो श्रीलंका की भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं और भारत और चीन की विश्व राजनीति में जो अपेक्षाएं और जो आकांक्षाएं हैं उसके लिए चीन बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। इसलिए ही दिशा नायक ने द हिंदू के साथ बात करते हुए ये बताया कि मार्क्सवादी होने का जो लेबल उनके ऊपर और उनकी पार्टी पर चस्पा किया जाता है, तो वे कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेतृत्व पर इस प्रकार का लेबल लगाना उचित नहीं है और वह इस प्रकार के लेबल को पूरी तरीके से समाप्त करने का भी भविष्य में प्रयास करेंगे। ये कमिटमेंट ज़रूर दिशा नायके ने दिखाई है। इससे ये लगता है कि विदेश नीति के जानकारों का जो अभिमत इसके ऊपर था तो उस पर वर्तमान में पूर्ण विराम लग चुका है, ऐसा आशा भरी शब्दों से हम कह सकते हैं। भारत अब की बात में आपका फिर स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से आजीविका, भारत की वर्तमान और भविष्य की अर्थव्यवस्था तथा आम जनजीवन पर उसके होने वाले असर पर। तो मित्रों, बीते कुछ दिनों में राजकोट में बाढ़, वायनाड में भूस्खलन, दिल्ली में तापमान का 50 डिग्री से आगे बढ़ना, इसके अलावा देश के हर क्लाइमेटिक रीजन्स में होने वाले परिवर्तन और ख़ास तौर से सूखाग्रस्तता की बढ़ती हुई समस्या ने अभी हमें चेता दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत का मौसम काफ़ी संवेदनशील है। 365 दिनों में CSE की रिपोर्ट के अनुसार 318 दिन कई प्रकार के मौसमी परिवर्तन और जिन इलाकों में इस तरीके के क्लाइमेटिक परिवर्तन हुए हैं उसके संदर्भ में जो नज़र रखी गई है, इससे पता चला है कि 365 दिनों में 318 दिन तक मौसम का ये मिजाज काफ़ी परिवर्तनीय प्रकट हुआ है। तो इस संदर्भ में कई ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम करने वाली संगठनात्मक कार्रवाइयों को अंजाम देती है। तो भारत के संदर्भ में सूखे के और तापमान के दिनों में बढ़ती हुई ये वृद्धि की जो दशा है उससे समुद्र का जल, उसके साथ साथ ज़मीन के तापमान में भी काफ़ी विशाल प्रवृत्तियाँ प्रकट होती हुई दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज ने भविष्य के जनजीवन की स्थिरता पर भी काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में दिखा है कि भारत जलवायु में भारी उतार चढ़ाव के प्रति कितना संवेदनशील है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2023 में 365 दिनों में से 318 दिन इस प्रकार की घटनाओं को दर्ज किया गया है, जिनमें लगभग 4000 के आसपास लोगों के मारे जाने की संभावना है। इस साल भी इसमें कोई कमी आती हुई नहीं दिख रही है। बढ़ते तापमान की वजह से लू के थपेड़ों का दौर बढ़ गया है, जबकि मानसून का अनियंत्रित और अनियमित पैटर्न लंबे समय तक सूखे और गंभीर बाढ़ की वजह बन रहा है। भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा चक्रवातों और समुद्री स्तर में वृद्धि से लगातार खतरे में है। IPE ग्लोबल एंड ESRI इंडिया की हालिया रिपोर्ट में द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स 2024 में इन रुझानों को दर्ज कर देश भर में ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान की गई है जिसमें 85% भारतीय जिले जलवायु में भीषण उतार चढ़ाव की जद में हैं। वर्तमान भारत की आबादी के 2036 तक जलवायु के भीषण उतार चढ़ाव की जद में आने का अंदेशा है, जिससे 87 अरब डॉलर का नुकसान अनुमानित आंकड़ों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था में
जलवायु के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था झेलने को मजबूर हो सकती है। इसके साथ ही मौसम में काफ़ी अदला बदली देखने को मिल रही है। तो देश के लगभग 45% से ज़्यादा जिलों में स्वैपिंग रुझान चरम घटनाओं का एक बदलता हुआ पैटर्न दिखा रहा है। एक और जहां देश के कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र अब सूखे के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं, तो कुछ अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ने भी लगा है। दक्षिण, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सूखे या सूखे जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में पूरे भारत में सूखे की घटनाएं ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, जिससे लू के दिनों की संख्या में इजाफा हो रहा दिखाई पड़ रहा है। स्वैपिंग रुझानों को दर्शाने वाले कुछ हॉटस्पॉट बेंगलुरु, अहमदाबाद और हरिद्वार के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो आने वाला समय भारत की इकोलॉजी, इकोसिस्टम और संपूर्ण पर्यावरणीय घटनाक्रमों के लिए और घटनाक्रमों के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, और हमें इस बारे में अभी से कुछ उपाय करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। 80% लोगों की आजीविका का ये प्रमुख साधन है। कृषि क्षेत्र पर मौसम की पड़ने वाली इस प्रकार की प्रभावशालिता से भविष्य में भारत का कृषि क्षेत्र और अत्यधिक प्रभावी या प्रभावित हो सकता है नकारात्मक ढंग से। परिणाम स्वरूप सरकारी स्तर पर और लोक सहभागिता के आधार पर इस समस्या से निजात पाने के लिए तीव्रगामी प्रयासों की जरूर आवश्यकता है। तो मित्रों, क्वेश्चन सेगमेंट में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो दुनिया अब तक पर 5 क्वेश्चन भारत श्रीलंका के संदर्भ में यहाँ आप बने हुए देखेंगे, और उसके बाद भारत के संदर्भ में इस एपिसोड में जिस विषय को हमने उठाया था उस पर भी 5 क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वर्तमान का जो 2024 का अभी मुख्य परीक्षा का समाप्ति हुई है, उसमें सेकंड नंबर मतलब भारत के संदर्भ में क्लाइमेट चेंज पर कई तरीके के क्वेश्चंस और कई तरीके के रेफरेंस जो है आप लेकर अपने उत्तर को इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड कर सकते थे। तो दोनों विषयों का इस एपिसोड में जिनको हमने उठाया है उसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक कर रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को इसमें और कठिनाइयाँ आती है तो कृपया टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, नहीं तो फ़ोन नंबर के माध्यम से आप इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं, और हमारा अंतिम पड़ाव आज से शुरू करने जा रहा हूँ मैं, इतिहास के पन्नों से अब की बात। तो आज विश्व अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी की जयंती पर विश्व ने भी विश्व अहिंसा दिवस मनाने का जो प्रण लिया था, तो विश्व इतिहास में इस तारीख को बहुत ही आदर के साथ दर्ज किया गया है। और हमारे देश में तो 2 अक्टूबर गांधी जी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिन कहा जाता है। गांधी जी ने कभी कहा था कि वक्त दिखाई नहीं देता पर दिखा बहुत कुछ देता है। दूसरा, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है, और लाल बहादुर शास्त्री ने भी बहुत अच्छी एक बात कही थी, अपने देश की आज़ादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं है बल्कि ये पूरे देश का कर्तव्य है। तो इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एपिसोड 3 में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, जिससे आपके परीक्षा की तैयारी का ये जो बहुत कठिन मार्ग है उसको थोड़ा आसान किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।